नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। रुड़की में बाइक सवार युवकों का जमकर हुड़दंग देखने को मिला है। देर रात जन्मदिन पार्टी में दर्जनों बाइक पर सवार युवकों ने सड़कों पर हुड़दंग मचाया। मामला रुड़की के कलियर इलाके का है, जहां कई बाइकों पर सवार युवक हल्ला मचाते हुए पूरे शहर भर में घूमते नजर आए। तो कई बाइकों पर सवार थे ये युवक और ये सड़कों पर हुड़दंग मचाते हुए नजर आए। बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रहे थे। कोरोना में आप देख रहे हैं कि मामले किस तरह से बढ़ रहे हैं। कोई ये कहे कि किसी तरह से कोई नॉर्म पूरा कर रहे हैं वो भी नजर नहीं आता। और हुड़दंग देखिए इनका, कैसे ये हुड़दंग मचाते हुए नजर आ रहे हैं। बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे ये। मनोज जुयाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मनोज, हम ये एक तरह से बदतमीजी ही कही जाएगी जो इनकी देखने को मिल रही है। वायरल हो रहा है। ये कलियर थाने का जो मेवाड़ गांव एक पड़ता है, वहां पे है। देर रात दो युवकों का जन्मदिन की पार्टी में ये जो अन्य उसके साथी थे वो शामिल हुए थे। और वीडियो में जिस तरीके से युवक हुड़दंग और सड़कों पर उत्पात मचा रहे हैं वो साफ देखा जा रहा है। और इसमें जो सीओ है, जो क्षेत्र के सीओ, उनका साफ कहना है कि जो हुड़दंगी है उनको चिन्हित कर उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब सबसे बड़ा ये सवाल भी है कि जिस तरीके से कोरोना फैल रहा है और ये युवक पार्टी में शामिल हो रहे हैं और सड़कों पर इस तरीके से उत्पात मचा रहे हैं, कहीं ना कहीं एक अनदेखी जो प्रशासन की है उसको भी कहा जा सकता है। क्योंकि जो जन्मदिन की पार्टी है ये एक सड़क के किनारे बता रहे हैं कि वो मनाया जा रहा था, गंगा नहर के किनारे मनाया जा रहा था। और इसमें तमाम से जो भी अभी मामले में जो सामना है, सीओ का कहना है कि जांच की जा रही है और उसके बाद जितने भी युवक हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। जांच की जा रही है, कार्रवाई की जाएगी, लेकिन हम देखते हैं कि पेट्रोलिंग भी हो रही होती है तो वो भी नहीं होती हुई नजर आई। हम लापरवाही क्या दोनों तरफ से ना माने। यहाँ पर हम देख रहे हैं किसी ने मास्क नहीं लगाया हुआ है, इनकी अलग हुड़दंगबाजी नजर आ रही है। कोई भी नहीं था क्या देखने वाला, इन्हें रोकने वाला इन्हें? देखिए जिन्हें जिस तरीके से जो ये पार्टी में जो युवक शामिल हैं, इस तरीके से साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं एक प्रशासन की भी लापरवाही रही है। आखिर इतनी बड़ी जो इन दो युवकों ने पार्टी दी, उसकी अनुमति ली थी या नहीं ली थी, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी बात, जिस तरीके से जो युवक हैं और बिना मास्क के, हेलमेट के और रात में जो बाइकें चला रहे हैं, क्या इस दौरान जो गश्त में जो पुलिस थी या सीपीयू थी वो उस क्षेत्र में नहीं जाती है? क्योंकि ये पुलिस के लिए एक सबसे बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि जो गंगा नहर के किनारे जो ये पार्टी मनाई जा रही है, आखिर ऐसा क्या था कि युवकों को गंगा नहर के किनारे पार्टी मनानी पड़ी और इसमें पुलिस की नजर नहीं पड़ी? ये भी पुलिस के लिए एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। और ये भी मनोज की कोई बड़ी बात नहीं कि इन्होंने शराब भी पी हो। और ये संख्या में भी कोई ऐसे नहीं कि 2, 4, 5, 10, तकरीबन 30-40 लोग लग रहे हैं। कई बाइकें नजर आ रही हैं और जिस तरह से इन्होंने हमें वीडियो में नजर आ रहा है और जिस तरह से जब इन्होंने उस वक्त शोर मचाया होगा, तमाशा किया होगा, क्या किसी को खबर नहीं लगती? हमें आप उस एरिया के बारे में प्रॉपर जानकारी दीजिएगा। मेवाड़ कला एक जगह पड़ती है और उस जगह से ये कलियर होते हुए सीधे गांव में पहुंचे थे जहां इन युवकों का गांव था। लेकिन प्रॉपर ये गांव पहुंचे, कई उससे फोन करने के बावजूद भी गांव वालों का कहना है कि यहाँ पे पुलिस नहीं आई। जिस तरीके से ये युवक भी गांव से चिल्लाते हुए अपने घरों को जा रहे हैं, तो ये साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं इसमें पुलिस की भी अनदेखी है। और जो खासतौर पे कलियर जो थाना है वो बीच शहर में पड़ता है। और ठीक, शहर के बीचों बीच ये थाना पड़ता है और ये तमाशा कर रहे हैं लड़के। इन्होंने न सिर्फ ड्राइविंग के नियमों की धज्जियां उड़ा दी बल्कि कोरोना के जो नियम है उसकी भी। हुड़दंग मचा रहे हैं, शोर शराबा हो हल्ला कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, लेकिन कोई इन्हें देखने पूछने वाला नहीं है। उधर भारी बरसात से रुद्रप्रयाग के ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों को भारी नुकसान भी हुआ। रुद्रप्रयाग का भीरी परखंडी पक्कू बैंड चोपता मार्ग बीते 24 दिनों से बंद है। ये मार्ग 30 से ज्यादा गांवों को जोड़ता है। साथ ही यही मार्ग प्रसिद्ध पर्यटक स्थल चौपत को भी जाता है। ऐसे में लंबे समय से बंद मार्ग की वजह से इससे जुड़े गांव में रसोई गैस खाद्यान्न समस्या बढ़ गई है। दूसरी तरफ बीमार मरीजों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मार्ग को जल्द खोलने की गुहार लगाई है। वहीं पीएमजीएसवाई के अधिशासी अभियंता का कहना है कि अभी सड़क खुलने में कुछ और वक्त लगेगा। ये जो है 9 तारीख को टूट गई थी, 9 अगस्त को टूट गई थी, लेकिन अभी तक इस पर जो है कार्य शुरू नहीं हो पाया। कल मेरे द्वारा जो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जी से बात हुई, उनको यहाँ बुलाया गया, यहाँ स्थिति देखी गई, लेकिन यहाँ देखने में मात्र 4 लेबर लगी हुई है, न कोई मशीन है।
अब पत्थर आने बंद हो गए हैं, जिसके कारण हमारे द्वारा 26 तारीख से लगातार वहाँ पे काम चल रहा है। कब तक? और मुझे उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी हम 5-7 दिन में रोड को बना के खोल देंगे। और शैलेंद्र हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, अभी की क्या स्थिति है? क्या अभी 6-7 दिन लगेंगे? किस तरह से सड़कों के लिए काम किया जा रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो सड़क है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये बीरी परकंडी मोटर मार्ग है। और ये जो है, जो विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल चोपता है, वहाँ भी ये मार्ग जाता है। और 30 से ज़्यादा गांव हैं जो इस मार्ग से जुड़े हुए हैं, जिसकी ये लाइफ लाइन है ये मार्ग। लेकिन बीते 9 अगस्त से जो है ये मार्ग टूटा हुआ है। वहाँ पर बहुत बड़ी पहाड़ी टूटी थी, जिसके बाद से ये अवरुद्ध चल रहा है। और यहाँ पर बड़ी दिक्कतें ये आ रही हैं कि यहाँ पर पहाड़ी लगातार टूट रही है, जिसके कारण जो है यहाँ पे काम नहीं हो पा रहा है। और पीएमजीएसवाई का ये कहना है कि 7 से 8 दिन अभी और लगेंगे इस मार्ग को खोलने में, क्योंकि जो है लगातार लैंडस्लाइडिंग वहाँ पर हो रहा है। जी ठीक, 7 से 8 दिन का भी और वक्त लगेगा, लैंडस्लाइड हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। पहाड़ों की रानी मसूरी आजकल फिर से वीरान हो गई है। भारी बारिश की वजह से देहरादून से मसूरी जाने वाला मुख्य मार्ग भट्टा गांव के पास पहाड़ दरकने से क्षतिग्रस्त हो गया। मसूरी जाने वाले पर्यटकों और लोगों को देहरादून के कोठाल गेट से वापस भेजा जा रहा है। कोठाल गेट के पास पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी है। मसूरी जाने वाला खाद्य सामग्री और अन्य वस्तुओं को ले जाने वाले ट्रकों की कतारें कोठाल गेट चौकी के पास देखी जा सकती है। हिमाचल प्रदेश कोटा साहिब से आया हूँ। मसूरी का सीमेंट भरा हुआ है, रात 3 बजे से खड़े हैं, रात तो बंद है। और ये कहा नहीं जा सकता कि कब खुलेगा कब नहीं। चाय नहीं है, नाश्ता नहीं है, कुछ नहीं है सर, प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड की बात करेंगे। मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश के लिए 3 और 4 सितंबर के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है, जिसमें 2 दिन प्रदेश में अच्छी बारिश भी होगी और 7 सितंबर तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, ये भी कहा जा रहा है, जिसमें पौड़ी, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। तो वहीं 6 सितंबर के लिए मौसम विज्ञान केंद्र ने उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्रों के जिलों में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश की संभावना का जिक्र किया है। 4 तारीख के बाद है, 5, 6, 7 में अगर गढ़वाल रीजन की बात करें तो यहाँ से हल्की से, इसमें तो हल्की से मध्यम बारिश रहेगी और कुछ जगहों में ही रहेगी। लेकिन जो कुमाऊं क्षेत्र हैं उसमें तो अभी जो है मैं कहूँगा 4 से 5 दिन जो है तो अच्छी बारिश हो वहाँ पे चलती रहेंगी। टिहरी में एक बार फिर से पानी के बिल का मुद्दा गरमा रहा है। जल संस्थान द्वारा नई टिहरी शहर में बिल दिए जाने से टिहरी विस्थापितों में नाराजगी है, जिसको लेकर टिहरी विस्थापितों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। टिहरी विस्थापितों का कहना है कि जल संस्थान द्वारा हनुमंत राव कमेटी की सिफारिशों का पालन नहीं किया जा रहा है और टिहरी विस्थापितों को पानी के बिल थमाए जा रहे हैं। जल संस्थान के अधिकारियों का कहना है कि उन्हें अभी तक बिल माफ किए जाने को लेकर कोई आदेश शासन के स्तर से नहीं मिला। हालांकि टिहरी विस्थापितों को अपना प्रमाण पत्र जल संस्थान में बिल के साथ जमा कराने के लिए कहा गया है। और आज तो एक बहुत बड़ा बधाई मैं जल संस्थान को देना चाहता हूँ। इतना सुंदर वक्त उन्होंने लोगों को परेशान करने का निकाला है, जब कोरोना सारा लोग त्रस्त हैं, आर्थिक स्थिति बुरी तरह चरमरा चुकी है, गरीब आदमी मर रहा है, उस समय इस तरह के तरीके से लोगों को और ज़्यादा प्रताड़ित करना मैं समझता बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। पानी के बिल जो है नियमानुसार ही दिए जा रहे हैं। जो हमने एक अपील भी सभी से की थी और बिल के ऊपर भी हमने एक नोटिंग है कि अगर कोई बांध विस्थापित परिवार है तो अपना वो दस्तावेज यहाँ जमा करें, ताकि जो उसकी उनके बिलों की प्रतिपूर्ति जो है गवर्नमेंट से की जा सके। कोरोना के चलते सचिवालय में एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। सचिवालय प्रशासन ने इसका आदेश जारी कर दिया। बाहरी लोगों और मीडिया की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। हालांकि सांसद, विधायक और सचिवालय स्टाफ की सचिवालय में एंट्री हो सकेगी और अब सचिवालय के सभी कर्मचारियों का रैपिड एंटीजन टेस्ट होगा। वहीं मुख्यमंत्री के सेल्फ क्वारंटीन का आज दूसरा दिन है। शुक्रवार को सचिवालय में कैबिनेट की मीटिंग भी होनी है। हालांकि कोरोना की वजह से 2 बार ये बैठक टाली जा चुकी है। देखते हुए सचिवालय में बाहरी लोगों की एंट्री पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक होनी है। कैबिनेट की बैठक से पहले सचिवालय के अलग अलग फ्लोर्स में ऑफिस बिल्डिंग्स को सैनिटाइज किया जा रहा है। मुख्यमंत्री, मंत्री, तमाम अधिकारी कल यहां पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा अधिकारियों को जो कुछ काम करना है वो सचिवालय से करना है। पूरा सिस्टम सचिवालय से वर्क करता है और कोरोना जैसे संक्रमण हालात से किस तरीके से निपटा जाए, ये सारे फैसले सचिवालय में होते हैं। इसलिए अधिकारियों संक्रमित ना हो, कर्मचारी संक्रमित ना हो, सिस्टम
आसानी से काम करता रहे, इसको देखते हुए बाहरी व्यक्तियों की एंट्री पूरी तरीके से बंद की गई है और उम्मीद है कि शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक सचिवालय में हो सकेगी। कैमरा पर्सन अनिरुद्ध रावत के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। कोटद्वार में तहसील कर्मियों की कोरोना जांच का दौर शुरू हो चुका है। पहले चरण में एसडीएम और तहसीलदार समेत एसडीएम ऑफिस के कर्मचारियों के सैंपल लिए गए। फिलहाल एसडीएम और तहसीलदार की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। हालांकि तहसील को सील कर दिया गया। कर्मचारी के संपर्क में आए 35 लोगों की सूची तैयार की जा चुकी है। प्रशासन की ओर से लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही मास्क को अनिवार्य रूप से पहनने की अपील की जा रही है। हमारे कोविड केयर सेंटर बिल्कुल सही अवस्था में है, रेडी अवस्था में है और वहाँ पर सारी सुविधाएं यहाँ पे विस्तारित की गई हैं। इसके अलावा सैंपलिंग की प्रक्रिया को बढ़ाया जा रहा है और अधिक से अधिक सैंपलिंग पे हमारा विशेष फोकस है। साथ ही जो पॉजिटिव लोग आ रहे हैं उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को और मजबूत करते हुए और चिन्हीकरण किया जा रहा है। टिहरी में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन द्वारा 2 दिनों तक मार्केट बंद की गई और मार्केट में सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। प्रशासन द्वारा मार्केट बंद किए जाने का व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने भी समर्थन किया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शहर में कोरोना को रोकने के लिए कंप्लीट लॉकडाउन जरूरी है और जरूरत पड़े तो इसे और बढ़ाना चाहिए। कहना है कि जब भी प्रशासन ऐसा काम करे तो बिल्कुल प्रॉपर पूरी तरह सैनिटाइज करके और पूरा बाजार को बंद करके ये काम करना चाहिए। हमारा पूरा समर्थन है प्रशासन को। बाजार पूरी तरह से बंद है, लेकिन प्रशासन को थोड़ा देखना चाहिए कि आवाजाही बहुत ज़्यादा हो रही है, इस पर भी नियंत्रण होना चाहिए। पौड़ी में 2 कर्मचारियों के संक्रमित मिलने के बाद बंद हुआ सीएमओ ऑफिस आखिरकार 2 दिनों तक खोल दिया गया है। अब दूसरी तरफ कार्यालय में पुलिसकर्मियों के संक्रमित मिलने के बाद बंद हुआ एसएसपी ऑफिस भी 24 घंटे बाद खोला गया। सैनिटाइजेशन के बाद खोले गए सीएमओ और एसएसपी ऑफिस में इस दौरान सभी कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों की रैंडम सैंपलिंग की गई, जिसकी जाँच रिपोर्ट का इंतजार है। स्प्रेड नहीं, चिंताजनक भी नहीं है। एक्चुअली सैम्पलिंग रेट हम लोग का बहुत बढ़ गया है ना, तो जितना ज़्यादा सैम्पलिंग रेट होगा उतनी पॉजिटिविटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पॉजिटिव आने का मतलब ये नहीं कि चिंता ही है उसमें। पॉजिटिव जब जनता एक दूसरे संपर्क में आएगी तो केसेस पॉजिटिव आएंगे। हमारा मेन फोकस ये रहता है कि कोई सीरियस ना हो, जो कोमॉर्बिड कंडीशन वाले हैं वो सुरक्षित रहें, उनका टाइमली इलाज हो जाए, ये हमारा। कोरोना काल में खटीमा में 400 से ज्यादा कोरोना मरीजों के मामले सामने आने के बाद सिविल अस्पताल प्रशासन ने पूरे अस्पताल को सैनिटाइज किया। खटीमा क्षेत्र में आम लोगों में कोरोना लक्षण मिलने के बाद प्रशासन भी कोरोना से बच नहीं सका। एसडीएम तहसीलदार कोतवाल के बाद कोविड प्रभारी डॉक्टर भी पॉजिटिव हो गए। अस्पताल प्रशासन ने पूरे अस्पताल को सैनिटाइज किया। खानपुर से बीजेपी विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बीजेपी में शामिल होने के बाद से हरिद्वार में राजनीति गर्मा गई। उनके समर्थक अब उन्हें गुर्जरों के बड़े नेता के तौर पर देख रहे हैं। हमेशा से विवादों में रहने वाले खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन 4 बार से लगातार विधायक हैं। उनकी पत्नी भी 3 बार से जिला पंचायत सदस्य हैं। इसी वजह से हरिद्वार की राजनीति में उनका अपना वर्चस्व है। बीजेपी में दोबारा शामिल होने के बाद से एक बार फिर से हलचल शुरू हो गई है, क्योंकि गुर्जर समाज उन्हें अपना सबसे बड़ा नेता मानता रहा है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि वो सिर्फ खानपुर के ही नेता हैं और जातिगत राजनीति नहीं करनी है। इसमें गुर्जर नेता वाली बात तो है नहीं। अगर चैंपियन साहब गुर्जरों के नेता होते तो अपने आसपास के जो क्षेत्र हैं उसमें जिला पंचायत में, विधानसभा में उम्मीदवारों को जितवाते या उन्हें वोट डलवाते। चैंपियन साहब खानपुर के नेता हैं, ये मैं मानता हूँ। मैं जातिगत राजनीति का पक्षधर नहीं हूँ, मैं तो सर्व समाज का पक्षधर हूँ। वहीं चैंपियन को गुर्जर नेता के रूप में कई समर्थक स्थापित करना चाहते हैं, जबकि गुर्जरों का ही एक पक्ष उन्हें अपना नेता मानने से इनकार कर रहा है। लेकिन कुंवर प्रणव राजा हैं गुर्जर बिरादरी के, गुर्जर सेना के, ये संभव नहीं है। उन्होंने तो भी यही तय नहीं किया कि गुर्जर बिरादरी के हैं, दूसरी बिरादरी के। 9 प्रदेशों में गुर्जर, 9 प्रदेशों में हम गुर्जर पाए जाते हैं और 13 करोड़ गुर्जर हम राजा प्रणव सिंह चैंपियन को अपना नेता, अपना राजा मानते हैं। हरिद्वार की राजनीति में एक बार फिर से चैंपियन की एंट्री हो चुकी है। हो सकता है विवादों की वजह से चैंपियन खुद को एक गुर्जर नेता के रूप में स्थापित करना चाहते हों, जिससे एक विशेष तबके पर अपनी पकड़ मजबूत की जा सके और इसी के सहारे वो अपनी राजनीति भी चमका सके।
रुड़की से मनोज जुयाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। नैनीताल में पर्यटकों के साथ कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। पिछले कई दिनों से नैनीताल के बैंड स्टैंड के आसपास जमीन जो है वो लगातार धंस रही है। हालात ये है कि बैंड स्टैंड की दीवारें जमीन छोड़ने लगी हैं। इसके दोनों तरफ भी जमीन का झुकाव झील की तरफ हो रहा है। जिस तरह से तेजी से ये दरारें बढ़ रही हैं, उससे कभी भी इस पूरे इलाके का बड़ा हिस्सा झील में समा सकता है। देखिए, अभी यहाँ पे जैसे ये कोरोना काल के बाद यहाँ पे फिर से सीजन स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे हमेशा भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है। और कभी भगवान ऐसा ना करे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ और हिस्सा धस जाए और कोई कैजुअलिटी हो जाए, तो उससे पहले प्रशासन को, नगर पालिका को इसका संज्ञान लेके इस पर तुरंत कोई ठोस कार्य करना चाहिए। एक्स्ट्रा लोड उस पर डालने का कोई ऐसा प्रयास नहीं किया जा रहा है। जहाँ तक धस रहा है, कुछ जगह पे दीवारें टूटी है। पिछली बार भी मैं इरीगेशन वालों को लेके आया था, उन्होंने एक आध जगह पे जहाँ पे जो मरम्मत के कार्य हुए लगे, एक आध जगह पे फिलहाल टेम्पररी रोका गया है, क्योंकि जब तक ये वाटर लेवल नीचे नहीं जाएगा तो अभी नीचे से इसका ट्रीटमेंट होगा ना। तो वो अभी स्टडी कर रहे हैं, और जैसे ही माना रिसीट होती है, वाटर लेवल थोड़ा कम होता है, तो उपयुक्त समय पर इसका ट्रीटमेंट नीचे से किया जाएगा। नैनीताल के बैंड स्टैंड पर एक बड़ा खतरा संकेत कर रहा है। ये देख सकते हैं कि ये ऐतिहासिक बैंड स्टैंड है और राम सिंह का यहाँ पर बैंड बजता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से लगातार जो धंसाव की स्थिति है वो यहाँ पर बन रही है। ये देख सकते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले टाइल लगी थी और ये पूरी तरीके से चटक गई है, क्योंकि जो दबाव है वो लगातार बन रहा है और झील की तरफ ये झुकाव इसका बहुत ज़्यादा हो रहा है। जिस तरह से इस तरफ भी देख सकते हैं कि जो पार्क बन रहा है, इसमें भारी निर्माण किया गया है। ये भी माना जा रहा है कि इस कारण से भी जो धंसाव है उसकी स्थिति बन रही है। हालांकि जो भूगर्भ वैज्ञानिक हैं वो लगातार इस बात को कह चुके हैं कि जो ये पूरा इलाका है ये काफ़ी संवेदनशील है। हालांकि जो ये पूरा इलाका है, यहाँ पर पर्यटकों की आवाजाही काफ़ी ज़्यादा रहती है और जो पर्यटन सीजन होता है तो हज़ारों की संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं। कोई बड़ा खतरा ना हो, इसके लिए प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि अगर भविष्य में कोई खतरा बनता है उसको रोका जा सके। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज 18 नैनीताल। साहसिक पर्यटन का हब ऋषिकेश लॉकडाउन के बाद से ही बंद चल रहा है। यहाँ काफी समय से राफ्टिंग होती रही है, लेकिन पर्यटकों के ना आने की वजह से राफ्टिंग व्यवसायी परेशान है और सरकार से जल्द पर्यटन शुरू करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही आर्थिक संकट झेल रहे एडवेंचर टूरिज्म को टैक्स में छूट और बैंक से लिए गए लोन में राहत प्रदान करने की मांग हो रही है, जिससे इस रोजगार से जुड़े हुए व्यवसायी अपना जीवन यापन कर सकें। सरकार को इसमें विचार करना चाहिए, क्योंकि ये पर्यटन का क्षेत्र है और पर्यटन के क्षेत्र में इस प्रकार की सुविधाएं होने भी अति आवश्यक है। सरकार को इसमें सोचना चाहिए। हम लोगों ने अपनी बातें भी कई बार रखी हैं, लेकिन अभी इस पर ऐसा कोई ठोस कदम। अब पूरा परिवार अगर लगा के जोड़ा जाए तो 15-20 हज़ार परिवार तो पूरा पल ही रहा है इसमें। और इसमें कभी सरकारी कोई मदद नहीं? कोई मदद नहीं मिली सरकार से। बहुत प्रयास करे हमने, अब सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। हम गए सरकार के पास, सरकार ने हमें कोई जो हमारे गाइड रहते हैं, हेल्पर रहते हैं, जो ड्राइवर रहते हैं, सब लोकल लोग इस व्यवसाय से जुड़े हुए रहते हैं। सबका नुकसान हुआ है लगभग। जो भी हम 7-8 महीने उनसे काम कराते हैं, हम भी उन्हें इस सीजन के टाइम पे सोचते हैं कि इस टाइम उनके पूरा भुगतान करें और अपने लिए भी जो कुछ सेविंग है वो। हरिद्वार के बिशनपुर कुंडी गांव में बीती रात कई हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। हाथियों के झुंड ने ग्रामीणों की फसलों को तबाह किया। गन्ने और धान की फसल को भारी नुकसान हुआ। हाथियों को रोकने में वन विभाग नाकाम रहा है। तो देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें, पूरा का पूरा झुंड है। और आप ये देखिए कि अमूमन ऐसी खबरें आती हैं और विभाग हर बार ये बोलता है कि वो अगली बार तैयारी के साथ निपटेगा, लेकिन उनकी तैयारियां तैयार ही नहीं हो पाती। हाथियों को रोकने में फिलहाल तो वन विभाग नाकाम रहा। किया जा रहा है। खबर रामनगर से है। रामनगर में रचनात्मक शिक्षक मंडल इन दिनों स्थानीय भाषाओं के प्रति बच्चों को जागरूक कर रहा है, जिसके तहत बच्चों को बर्ड वॉचिंग कराई गई और इसका आयोजन कुमाऊनी भाषा में हुआ। चढ़ा दगड़ी जाड़ पछयाड़ के नाम से क्यारी में एक बर्ड वॉचिंग का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें नन्हे मुन्नू ने पक्षियों के संसार के बारे में जाना। लेकिन इस बार इस बर्ड वॉचिंग में चिड़ियों के नाम कुमाऊनी भाषा में बताए गए, जिससे बच्चों को चिड़ियों के नाम अपनी भाषा में जानने को मिला। बच्चों का ज्ञान तो बढ़ा ही, साथ ही साथ अपनी भाषा के प्रति उनका लगाव भी देखा गया। आज हमारा चढ़ाव आराम सीखो, हमार गांव चढ़ाव आराम सीखो।
आज हमको पता चलो कि हमारे गांव में इतु चर्च है और हमको बहुत भल लगो। आज हम अपनी कुमाऊनी भाषा में चढ़ बारम सीखो। आज हम ऋषि, शटोल, घुघुती आदि चढ़ देखी। चिड़ियों के नाम अक्सर हम अंग्रेजी या हिंदी में ही सुनते हैं, पर यहाँ पर इस बर्ड वॉचिंग टूर में बच्चों को कुमाऊनी में भी ये नाम बताए गए, जिसका मकसद बच्चों को अपनी बोली के प्रति जागरूक करना है। साथ ही इन पक्षियों के नामों को अपनी लोक भाषा में जीवित रखने की भी ये कवायद है, जिससे कि आने वाली पीढ़ी भी इन नामों को याद रख सके। कुमाऊनी में एक मतलब यह छू कि जो हमारे संस्कृति छू, हमारे भाषा छू और विलुप्त होते जा रहे हैं। हमारे जो आम्बुक छी उला पहली बार चढ़ा के बहुत जान छी कुमाऊनी में, लेकिन आज जो नई जनरेशन छू वो सब भूल गए। तो हमारी कोशिश यह छू कि हमको दोबारा वापस लाओ और संस्कृति के और भाषा के बचाओ, यही मेन उद्देश्य छू। यहाँ पाए जाने वाली पक्षियों की प्रजातियों को सदियों से किसी नाम से जाना जाता है। ऐसे में बढ़ते हुए अन्य भाषाओं के प्रयोग से ये शब्द लुप्त हो चुके हैं, जिन्हें बचाने की कवायद जारी है। गोविंद पाटनी, न्यूज़ 18, रामनगर। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का गांव अल्मोड़ा के लवाली में है। भले ही दुनिया में महेंद्र सिंह धोनी ने क्रिकेट में भारत का डंका बजाया, लेकिन गांव में युवाओं के लिए एक खेल का मैदान नहीं है। इसके साथ ही लवाली गांव के बच्चों को पढ़ने के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। गांव से पलायन भी तेजी से हो रहा है। धोनी के गांव की स्थिति ठीक नहीं होने से ग्रामीण में नाराजगी। हम भी आगे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जाना चाहते थे, पर हमारे वहाँ कुछ संसाधनों की कमी है। ना हमारे पास प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड है, ना ही कुछ खेलने के लिए क्रिकेट किट है। तो हमें बहुत परेशानियाँ हैं। मतलब यहाँ हमारे गांव में कुछ संसाधन नहीं है। हम महेंद्र सिंह धोनी जी के दादाजी का ये पैतृक निवास, ये मकान दिख रहा है, पैतृक घर, और वो 2004-05 में यहाँ आए थे। इससे पहले वो रणजी ट्रॉफी खेलते थे। वो कीनिया जब गए थे 2003 की बात है शायद, मेरे ख्याल से वहाँ से मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज वो चुन के आए थे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी का पैतृक घर यही है जहां उनके पिताजी और दादाजी रहे थे। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी भी यहां बताया जा रहा है कि 2004 और 5 में एक बार यहां पूजा अर्चना करने आए थे। उसके बाद यहां वो लौट के अभी तक नहीं आए हैं। किशन जोशी, न्यूज़ 18।